गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग बेटा। चलो भाई जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन में इंडस्ट्रीज इन इंडिया पार्ट 2 है ना भाई। तो छुट्टी से पहले, मेरी जो छुट्टी थी उससे पहले मैंने आपको इंडस्ट्रीज इन इंडिया पार्ट 1 करवा दिया था। ये इंडस्ट्रीज इन इंडिया पार्ट 2 है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की क्लास में इंडस्ट्रीज इन इंडिया पार्ट 2 में अगेन कुछ बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आए हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, जो जबरदस्त क्वेश्चंस है, शानदार क्वेश्चंस है। उनमें सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ HEIL। देखो BHEL का तुमने नाम सुना होगा, भेल बोलते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कंपनी है भारत सरकार के अंडर, जो बनाती है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, जैसे मशीन्स के तौर पे जनरेटर्स, बॉयलर्स, हीटर्स। तो इस तरह की कंपनी है जो बॉयलर बनाती है, स्टीम बॉयलर्स बनाती है, हीटर्स बनाती है, जनरेटर्स बनाती है। तो काफी भारी उद्योग वाली यहां पे कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसको रजिस्टर किया गया था एज हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। जब ये रजिस्टर हुई तो उस वक्त इसका नाम था हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बोलते थे HEIL, हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, इन द पब्लिक सेक्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑन 29 अगस्त। अब ध्यान से देखो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर 29 अगस्त को भेल जो कंपनी है उसको स्टैब्लिश किया गया था हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड नाम से। तो अब बात यह है कि ये कब स्टैब्लिश हुई, आपसे ये पूछा गया है। सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे, कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, 2 वाटरमार्क आते हैं। इंद्रनील किसकी बात कर रहा है भाई, कौन से वाटरमार्क की बात कर रहा है यार? हाँ, बाकी लोग सही जवाब दे रहे हैं, शाबाश। 1956, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैं आप सबको बता दूं, सभी जो कमेंट्स कर रहे हैं, कि भाई BHEL जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है, सही बात जैसे आप लोगों ने बोला, 29 अगस्त 1956 को स्टैब्लिश हुई थी। 29 अगस्त 1956 को स्टैब्लिश हुई थी। और याद रखना बेटा, BHEL का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में है। कहां पर है बच्चों? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में तो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यू दिल्ली में तो हेडक्वार्टर है। और भारत सरकार के अंडर, भारत सरकार की कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। तो भारत सरकार की बड़ी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, बड़ी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है ना। यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में, यानी कि विद्युतीय जो और एक तरीके से औजार हैं या मशीन्स हैं, उनके क्षेत्र में भारत सरकार की बड़ी कंपनी है। तो भारत सरकार की बड़ी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है ये। ठीक है बच्चों, तो याद रखना। और भारत सरकार की कंपनी मैं तब बोलता हूं जब किसी कंपनी में 51% जो शेयर्स हैं, या 51% जो शेयर्स हैं, यानी जो इनकम है, उस पर भारत सरकार का कंट्रोल हो। यानी किसी कंपनी में अगर 51% मालिकाना हक किसी का है, 51% या उससे ज्यादा अगर किसी का मालिकाना हक है, तो वो वही कंपनी का मालिक है। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो कोई कंपनी है, और कोई कंपनी है, 2 लोगों ने उस कंपनी को बनाया। मान लो मैं और मेरा दोस्त कोई कंपनी बनाते हैं, तो मेरा अगर उस कंपनी में हिस्सा 51% या उससे ज्यादा है, यानी मोर देन 50% है। समझ रहे हो? 51% यानी मोर देन 50%। तो अगर 51% या उससे ज्यादा है, तो भैया उस कंपनी का मालिक मैं हूं, भले ही मेरे दोस्त का 49% शेयर है उस कंपनी में,
पर मालिक मैं कहलाऊंगा क्योंकि 51% मेरा है, उससे ज्यादा हिस्सा मेरा है, मोर देन 50% मेरा है। तो भारत सरकार की बड़ी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और 29 अगस्त 1956 को रजिस्टर हुई थी। इलेक्ट्रिकल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के नाम से, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। और एक चीज और याद रखना, ये जो BHEL है, ये जो कंपनी है, फिलहाल फिलहाल किस मंत्रालय के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जहां पे आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं, ये कोई समझने वाली चीजें नहीं है, ये याद करने वाली चीजें। कुछ चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में ऐसे होंगे जहां आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी भारी उद्योग मंत्रालय। और कोई अगर मुझे बता पाए, क्योंकि जब मैंने मिनिस्टर्स और वो सब बताया था, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मैंने तुम्हें पूरा का पूरा एक चैप्टर बताया था, पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था यूट्यूब पर, तो उसके हिसाब से मुझे बताओ अगर तुमने उसको सीरियसली लिया है तो भारी उद्योग मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है? भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है? कोई बता सकता है क्या? मंत्री कौन है भारी उद्योग मंत्रालय का? जल्दी बताओ, मंत्री कौन है? HD कुमार स्वामी, HD कुमार स्वामी, ये है फिलहाल मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के, ठीक है भाई। चलो, तो याद रखना 1956 में बनी थी BHEL। और क्या बनाती है तुम्हें पता है? बॉयलर बनाती है, हीटर बनाती है, जनरेटर बनाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर हमें पता चली गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज कोल इंडिया लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस? कोल इंडिया लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी, शाबाश, जल्दी बताओ। सभी लोग बताएंगे कोल इंडिया लिमिटेड कब बनी? हाँ शाबाश। कमेंट सेक्शन इधर भी चालू है और इधर भी चालू है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं, मैं दोनों तरफ देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, शाबाश शाबाश, जल्दी। कब बनी है? जल्दी बताओ। 75, 78, 76, 77? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 75, 76, जल्दी बताओ यार। कंफ्यूज हो रहे हो तुम, कंफ्यूज हो रहे हो भाई, जल्दी रिस्पॉन्ड करो सभी लोग, ऐसे गलत आंसर नहीं देना, जल्दी से सही रिस्पॉन्ड करो। सभी लोग जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, गलत नहीं, कुछ 75 बोल रहे हैं, कुछ 76 बोल रहे हैं। हाँ, कंफ्यूजन को दूर करो भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं तो कर ही दूंगा, तुम लोग जल्दी जवाब दो। हाँ जल्दी बताओ, शाबाश। तुम लोग 76 जो बोल रहे हो, नहीं 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 76 नहीं बेटा, 76 नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। 75, ज्यादातर लोग भेड़ चाल में चले गए 76 बोलने। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया गया था। और याद रखना बच्चों, भारत सरकार की या फिर ऐसे करो, इसको ऐसे फैक्ट करो, ये फैक्ट ऐसे होगा कि विश्व में सबसे बड़ी कोयला उत्पादन वाली, यानी कोल ही तो मैन्युफैक्चर करेगी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, तो विश्व में सबसे बड़ी कोयला उत्पादन की सरकारी कंपनी। प्राइवेट कंपनीज तो बहुत है बड़ी बड़ी, पर कोई सरकारी कंपनी जो कोल उत्पादन में, कोल प्रोडक्शन में सबसे बड़ी हो, तो वो है ये कोल इंडिया लिमिटेड। विश्व में सबसे बड़ी कोयला उत्पादन की सरकारी कंपनी, यानी जिस पर सरकार का आधिपत्य हो, सरकार का अधिकार हो। तो सरकारी कंपनियों में वर्ल्ड में सबसे बड़ी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत का 82% कोल प्रोडक्शन करती है।
यानी भारत में जितना भी कोयला उत्पादन हो रहा है, सपोज करो 100% है, उसका 82% तो भैया यही कंपनी करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी। तो भारत का 82% कोल प्रोडक्शन यही कंपनी करती है। समझ में आ रही है बात? यानी कोयले को जमीन के अंदर से निकालना, खदानों से निकालने का काम, वो भी 82% कोयले को, वो कौन कर रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड। तो काफी बड़ी कंपनी है और इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया तो सब लोग रिस्पॉन्ड करो, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये और बता दो कि कोल इंडिया लिमिटेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? जैसे बीएचईएल तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आ जाती है, भारी उद्योग मंत्रालय में। ये किस में आएगी? ये आ जाएगी कोल इंडिया लिमिटेड, ये आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। बताओ भैया, कोयला मंत्रालय के मंत्री साहब कौन है? मैंने बताया था कोयला मंत्रालय के अंडर आती है ये कंपनी, और कोयला मंत्रालय में जो मंत्री हैं वो है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, याद रखना, ये मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो 1975 में बनी थी बेटा। कब बनी थी? 1975 में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिजिनसली ओन्ड बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडिया, एटलस साइकिल्स, एस्टैब्लिश्ड इन द 1950s। 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल निर्माण इकाई एटलस साइकिल कहां स्थापित की गई? यानी भारत में साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस साइकिल्स 1950 के दशक में कहां स्थापित की गई थी? एटलस साइकिल तो सब जानते हो, हमने बहुत चलाई है बचपन में। सबसे बेस्ट ब्रांड है साइकिल का एटलस। बताओ कहां पर स्थापित की गई थी? मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में है, अमृतसर, सोनीपत या लाहौर? सभी लोग बताएंगे भाई जल्दी से, शाबाश, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, देखो शाबाश, सोनीपत जो भी जवाब दे रहे हो सब बहुत बढ़िया। ठीक है, सोनीपत जिसने भी बोला बिल्कुल ठीक है। तो देखो आंसर है सोनीपत। हरियाणा में सोनीपत जगह है, दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो एटलस साइकिल्स है इसकी स्थापना यानी इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में। और प्रोडक्शन, साइकिल बनाने का जो काम शुरू हुआ, इस कंपनी ने साइकिल बनाने का जो काम शुरू किया, यानी जो उत्पादन शुरू किया बच्चों, उत्पादन अगले साल से ही शुरू कर दिया। पहली साइकिल इन्होंने 1952 में बनाई। ठीक है बेटा, और जब ये एटलस साइकिल्स स्थापित हुई थी, कंपनी स्थापित हुई थी, तो इसका नाम था इनिशियल नेम यानी फॉर्मर नेम। इनिशियल नेम यानी पुराना नाम, शुरुआती नाम क्या था इस कंपनी का? अभी तो बोलते हैं एटलस साइकिल्स या एटलस साइकिल्स लिमिटेड। ठीक है, पर इनिशियल नेम, पुराना नाम या शुरुआती नाम था इसका एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज। ठीक है, पुराना नाम एटलस साइकिल्स, सीधे ऐसे याद रखो, एटलस साइकिल्स, ये पुराना नाम था। आज के टाइम में ये एटलस साइकिल्स लिमिटेड है। ठीक है, 1951 में स्थापित हुई। प्रोडक्शन यानी उत्पादन जो है 1952 में शुरू हुआ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर तो सोनीपत ही रहा। ठीक है, हेडक्वार्टर तो सोनीपत ही रहा, पर सोनीपत के अलावा ये 2 और शहरों में फैल गया। हरियाणा में ही एक और जगह है साहिबाबाद। कौन सी जगह है बच्चों? साहिबाबाद। तो एक तो साहिबाबाद हरियाणा में, और एक गुड़गांव यानी आज का गुरुग्राम। तो बेटा ध्यान से देखो, सोनीपत, साहिबाबाद, गुरुग्राम, तीनों ही शहर हरियाणा के। यहां पर ये 3 यूनिट्स हैं, इसकी 3 इकाइयां हैं, जहां पर, यानी 3 इकाइयां मतलब 3 प्लांट्स हैं, संयंत्र हैं,
जहां पर ये एटलस साइकिल बनती है। क्लियर है बेटा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल यूनिक बॉय, बिल्कुल बेटा। ये फाउंडेशन बैच सीजीएल, रेलवेज या कोई भी दूसरा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबके लिए जरूरी है, सबके लिए। पूरी जीके सबकी सेम होती है, ठीक है, डोंट वरी। तो एस्टैब्लिशमेंट, प्रोडक्शन, हेडक्वार्टर देख लिया, सोनीपत है। बाकी जो अदर यूनिट्स हैं वो साहिबाबाद, गुड़गांव में है, हरियाणा में। बाकी एक चीज याद रखना, फाउंडर कौन थे इसके, संस्थापक कौन थे इस कंपनी के? फाउंडर, इस कंपनी के संस्थापक, संस्थापक, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी है ना बेटा, सरकारी कंपनी थोड़ी है। तो इसके संस्थापक रहे जानकी दास कपूर, जानकी दास कपूर, ठीक है बच्चों, जानकी दास कपूर, ये संस्थापक रहे, फाउंडर रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, और मैंने लास्ट जो सेशन हुआ था इंडस्ट्रीज इन इंडिया का, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लिबरलाइजेशन है ना, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों का मतलब मैंने बता दिया था। तो यहां पर बताओ उदारीकरण का क्या मतलब है, परिभाषा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन? सभी लोग बताएंगे भाई। मैंने पिछली क्लास में जो हुई थी इंडस्ट्रीज वाली, उसमें बताया था लिबरलाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया था प्राइवेटाइजेशन क्या होता है यानी निजीकरण क्या होता है, मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन यानी अपना वैश्वीकरण क्या होता है। बताओ सभी लोग बताएं, क्या लगता है तुम्हें क्या होगा डेफिनेशन लिबरलाइजेशन का? याद है ना 1991 में, 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोला गया था कि दूसरे देश की कंपनियां आए भारत में, इन्वेस्ट करें और अपनी अपनी कंपनियां भारत में स्थापित करें, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था 1991 में, और यहां पे हमने पॉलिसी बनाई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। और पिछली क्लास में तीनों का मतलब बताया, उस आधार पर बताओ आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सही जवाब कुछ लोग दे रहे हैं, शानदार। यह ए आंसर होगा, ए। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंट्रोल्स सिस्टम इन ऑर्डर टू एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो ये तीनों ही काम क्यों किए गए थे? ताकि देश का आर्थिक विकास हो, देश में इन्वेस्टमेंट आए, देश में कंपनियां स्थापित हो, देश में लोगों को रोजगार मिले। लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, यानी आर्थिक विकास होगा। तो भैया लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी बंदे से अपना काम करवा रहा हूं, मेरे अंडर कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, मेरे अंडर कोई एम्प्लॉई है। एक तो मैं उससे काम लेने के लिए स्ट्रिक्ट रहूं, है ना, कि यार मुझे ये काम चाहिए शाम तक, तुझे हर हालत में करके जाना है, तुझे करना ही पड़ेगा। मैं रोज उसे ऐसे बोल दूं कि आज का काम आज ही होना चाहिए, चाहे रात के 10 बज जाए। क्या ये लिबरलाइजेशन है मेरी तरफ से? नहीं। पर मैं ये बोलूं कि यार तू आज काम तो कर नहीं पाया, आज शाम हो गई तेरे को ये काम करते करते, चल कोई बात नहीं, ऐसा कर, कल कर लेना। मतलब मैं क्या हुआ, मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मैंने प्रतिबंध नहीं लगाया, मैंने उसको बोला ठीक है आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल कर लेना, पर कल जरूर कर लेना। यानी मैं लिबरल हो गया, मैं उदारवाद हो गया। समझ रहे हो भाई? तो लिबरलाइजेशन का मतलब है थोड़ा सा छूट देना, रिस्ट्रिक्शंस को, प्रतिबंधों को, रुकावटों को कम करना। समझ रहे हो भाई? चीजों पर कंट्रोल थोड़ा कम करना। तो यहां पर भी तो वही है, ये आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया है। यानी आपको थोड़ा लिबरल बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उदारवाद बनना पड़ेगा। तो भारत सरकार भी 1991 में उदारवाद हो गई, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, प्रतिबंध हटा दिए, और विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया गया, आओ भारत में इन्वेस्ट करो और अपनी कंपनियां स्थापित करो। समझ में आया कि भाई? इंद्रनील बोल रहा है कि सर, अच्छा सर मैं हरी सर जीएस वाला बैच लिया है। बेटा राहुल, जब हरीश सर का बैच लिया है तो मैं कहां से दिखूंगा उसमें? ये भी तो देखो यार, है ना। एक बार क्वेरी वाले नंबर पे कॉल कर लेना, वो देख लेंगे कोई सॉल्यूशन होगा उसका कि नहीं। इंद्रनील मैं बात कर लेता हूं, ठीक है,
सर रिकॉर्डेड वीडियो जब देख रहा हूं तो 2 वाटर मार्क कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार सर को बता दूंगा। ठीक है, मैं एक बार बता दूंगा सर को, वो देख लेंगे। साहिल सर को बता दूंगा, देख लेंगे। ठीक है, तो ये है भैया, आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि नियंत्रण प्रणालियों को हटाया जाए। जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन से जो कंट्रोल कर रहे हैं, चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उनको हटा दो। थोड़ा लिबरल हो जाओ ताकि विदेशी कंपनी भारत में आए, इन्वेस्ट करे। तो बिल्कुल ठीक है, लिबरलाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, एमआरटीपी स्टैंड्स फॉर। उद्योग और व्यापार के संबंध में एमआरटीपी का अर्थ क्या है? अगर किसी को मालूम है तो बताओ, हम जब तक थोड़ा पानी वानी पी ले। बताओ बेटा सभी लोग। एमआरटीपी बताओ क्या होता है? एमआरटीपी बताओ, बताओ जल्दी सभी लोग। विश्वजीत, बिल्कुल। जब तुम एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो आप नए नए क्वेश्चन को ट्राई करते रहो, चाहे वो एसएससी के क्वेश्चन हो या एनटीपीसी के क्वेश्चन हो, क्योंकि जी के सभी सेम होती है, जी के अलग नहीं होती बेटा। ठीक है, कर सकते हो। चलो बाकी आप सब लोग बोल रहे हैं ए और सी, ए और सी। ससुरो गूगल करके मत देख के बताना मेरे को। बिल्कुल आंसर वैसे सी है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? एमआरटीपी, एम से मोनोपोलीज, आर से रिस्ट्रिक्टिव, टी से ट्रेड, पी से प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली ये कानून है, ये कानून है जो 1969 में आया। ठीक है, 1969 में एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम आया था। ठीक है, एमआरटीपी। अब मैं इसका मतलब बताता हूं तुम्हें, क्या काम है इसका। ये जो एमआरटीपी एक्ट आया ना बच्चों 1969 में, ये जो एमआरटीपी कानून आया ना 1969 में, इसने ये बोला कि भाई देखो, कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जिनके पास बहुत पैसा है। तो अमीर लोगों के हाथों में, ध्यान से इन्होंने इस एक्ट ने क्या बोला, अमीर लोगों के हाथों में भारत की अर्थव्यवस्था नहीं आनी चाहिए। यानी भारत की अर्थव्यवस्था सरकार के हाथों में हो। ऐसा ना हो कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था का पूरा कंट्रोल कुछ उन लोगों के हाथ में दे दे जो अमीर है, जिनका भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, है ना। तो अमीर लोगों के हाथों भारत की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमीर लोगों के हाथों में भारत की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, अमीर लोगों के हाथों में भारत की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ, देखो अमीर तो कुछ ही लोग हैं, अगर कुछ ही अमीर लोगों के हाथों में अर्थव्यवस्था का कंट्रोल होगा तो सारी इकोनॉमिक पावर उन्हीं लोगों के पास आ जाएगी और वो देश की अर्थव्यवस्था की, देश की जनता की ऐसी तैसी कर देंगे। तो याद रखना, अमीर लोगों के हाथों में भारत की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए एमआरटीपी एक्ट लाया गया। यानी अमीर लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके एकाधिकार पर कंट्रोल होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो ये वो एक्ट है। तो आंसर हो गया सी। क्लियर? एमआरटीपी का फुल फॉर्म मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following can be classified as a public sector company in India? Which of the following can be classified as a public sector company in India? निम्नलिखित में से किसे भारत में
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बताओ बेटा। पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब क्या है? सरकारी कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का मतलब सरकारी कंपनी, और सरकारी कंपनी का मतलब है कि जिसमें सरकार मालिक हो। कंपनी की मालिक कौन हो? सरकार मालिक हो, सरकारी कंपनी। और सरकारी कंपनी तभी होगी जब 51% शेयर्स, 51% शेयर यानी 51% जो मालिकाना हक है वो किसके पास है? सरकार के पास। 51% शेयर उस कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर सरकार के पास होने चाहिए, सरकार के पास होने चाहिए, तब जाके सरकारी कंपनी कहलाएगी वो। अगर सरकार के 49% या 49% शेयर्स हैं उस कंपनी में और 51 किसी अकेले व्यक्ति के हैं, तो वो अकेला व्यक्ति मालिक होगा, ना कि सरकार। तो जिसके भी पास 51% शेयर्स होंगे कंपनी के, वो सरकार 51% जिसके पास भी होंगे कंपनी के, वो मालिक बन जाएगा, चाहे वो सरकार हो या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो। तो सरकार के पास होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसी को बोलते हैं सरकारी कंपनी, जब सरकार की आधिपत्य हो 51% शेयर्स पे। तो अब इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जिस पर सरकार का 51% या उससे ज्यादा अधिकार है? तो वो कंपनी है बच्चों, वो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं, बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भारत सरकार के अंडर है। जानते हो ना HAL, इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर बताओ जल्दी से, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। HAL की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे बेटा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी, और ना बता पाओ तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी, है ना? तो ये तो स्थापना हुई इसकी। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? हेडक्वार्टर, मुख्यालय इस कंपनी का है बेंगलुरु। नया नाम है बेंगलुरु, पुराना नाम है बेंगलोर। तो बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। और ये भारत सरकार की, ध्यान से देखो बेटा, भारत सरकार की एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है ना? एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। और इसकी जब स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को स्थापना हुई हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नाम से। इस कंपनी का शुरुआती नाम क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में नाम चेंज होकर हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 1961 के आसपास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। ठीक है, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये है भाई सरकारी कंपनी। क्लियर? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कार्वे कमिटी विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1995 डील्ड विद, बताओ बेटा, कार्वे समिति जिसका गठन वर्ष 1995 में किया गया था, ने निम्नलिखित से निपटा। किस काम से रिलेटेड है? जल्दी बताओ सभी लोग। कार्वे कमिटी, सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेरी नजर है बेटा। कार्वे कमिटी बताओ जल्दी से। जल्दी सभी लोग। और द कार्वे कमिटी, एक सेकंड, यहां पे ना इसको ये याद रखना, ये 1995 नहीं, क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है।
इट शुड बी 1955, 1995 नहीं, 1955 होगा ये। कार्वे समिति 1955 में बनी थी भाई लोग, 1955, ठीक है, 1955। तो भैया अभी हम इंडस्ट्रीज इन इंडिया पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेलवे से तो रिलेटेड होगी नहीं, इंश्योरेंस से रिलेटेड यानी बीमा से तो रिलेटेड होगी नहीं, फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार से तो होगी नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही तो रिलेट होगी। सही बात है, लघु उद्योग। सारा जब चैप्टर ही इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। बाकी याद रखो ये जो कार्वे कमेटी है ये किसके नाम पे बनाई गई थी? मैंने तुम्हें पहले भी एक बार नाम बताया था, ये दत्तात्रेय, बताओ आगे इसका नाम अगर याद आ जाए तो, दत्तात्रेय, जल्दी बताओ सभी लोग, बताओ बेटा जल्दी। दत्तात्रेय गोपाल कर्वे, दत्तात्रेय गोपाल कर्वे की अध्यक्षता में, दत्तात्रेय गोपाल कर्वे की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, ये समिति बनाई गई थी 1955 में, 1955 में, ठीक है, स्थापित हुई थी दत्तात्रेय गोपाल कर्वे की लीडरशिप में 1955 में। और इसका देखो इसका उद्देश्य क्या था, इसका गोल क्या था इस कमिटी का? इस कमिटी ने यह बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां के लोगों का विकास हो। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए है ना, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए गांवों में लघु उद्योगों की स्थापना यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की स्थापना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ से। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो जयपुर के पास ही रहता है, तो उसके गांव में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, काफी पुरानी है, कट्टा फैक्ट्री बोलते हैं उसे। जो कट्टे नहीं होते, जैसे जो कट्टे बनते हैं जैसे अनाज वगैरह को रखने के लिए, है ना, कट्टा बोरी, आपने सुना होगा, कट्टे बैग्स होते हैं वो सफेद कलर के। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो कट्टे बनाने की फैक्ट्री, कट्टा वो वाला नहीं है, वो वाला कट्टा नहीं, जो बैग्स होते हैं कट्टे व्हाइट कलर के, तो कट्टा फैक्ट्री है उसके गांव में। उसकी वजह से उसके गांव का काफी विकास हो गया, बढ़िया बिजली आ रही है, बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जब कोई फैक्ट्री किसी गांव में लगेगी तो गांव का विकास तो होगा ही। तो ग्रामीण विकास के लिए गांव में लघु उद्योगों की स्थापना इस कमिटी का उद्देश्य था। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड थी कार्वे कमिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनीज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न कंपनियों की सूची में नहीं है? देखो यार, भारत में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं। देखो, भारत सरकार की, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे। भारत सरकार की जो कंपनियां हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। भारत सरकार की कंपनियां 3 कैटेगरीज में आती हैं। ध्यान से देखो बेटा, भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, जो भी सरकारी कंपनी, वो 3 कैटेगरीज में आती हैं। जैसे एक तो हो गई महारत्न, जो सबसे बड़ी कंपनीज है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? महारत्न। महारत्न। फिर इनसे जो छोटी उन्हें बोलते हैं नवरत्न। 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 और फिर इनसे जो छोटी हैं उन्हें बोलते हैं मिनी रत्न। क्या बोलते हैं? मिनी रत्न। ठीक है, मिनी रत्न। मिनी रत्न। अब बात यह है कि सर भारत सरकार के पास कितनी महारत्न कंपनियां हैं और हमें क्या सारी याद रखनी पड़ेंगी? बिल्कुल सारी याद रखनी पड़ेंगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम कल करके आओगे कि कौन सी 14
महारत्न कंपनीज हैं भारत सरकार के अंडर, क्योंकि जब वो 14 नाम मालूम होंगे बेटा तभी ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो 14 है, मैं ऐसे बता रहा हूं तुम्हें अभी। नवरत्न कंपनियां लगभग 24 है। कितनी है? 24। और 76 कंपनी है मिनी रत्न। तो आपको ना 24 नवरत्न याद रखनी है, ना 76 मिनी रत्न याद रखनी है, पर आपको 14 महारत्न कंपनीज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है भाई? हाँ, इसको करना है। अभी लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूं। कहीं पर इंटरनेट पे 11 भी दिखाएगा, कहीं 13 भी दिखाएगा, पर तुम्हें याद रखना है कि 14 है महारत्न, 24 है नवरत्न और मिनी रत्न है 76। तुम 14 महारत्न के साथ साथ यह भी याद करके आना कि हाल ही में जो 2 ऐड हुई हैं, लेटेस्ट जो ऐड हुई हैं, 13 और 14वीं जो महारत्न कंपनी है, उनके नाम याद करके आना। ठीक है? और महारत्न कंपनीज वो होती हैं जो सबसे बड़ी कंपनीज है भारत सरकार के अंडर, जो 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकती है किसी प्रोजेक्ट में। ठीक है? महारत्न कंपनी इतनी बड़ी होती है कि वो किसी प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ तक निवेश कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। वहीं नवरत्न कंपनी सिर्फ कितना इन्वेस्ट कर सकती है? 1,000 करोड़। तो अगर 1,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सके, 1,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सके, निवेश कर सके, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, निवेश कर सके, यहां मैंने अंग्रेजी में लिखा है, यहां हिंदी में लिख रहा हूं। अगर 1,000 करोड़ का निवेश कर सकती है तो वो नवरत्न है, और अगर सिर्फ 500 करोड़ का निवेश कर सकती है किसी प्रोजेक्ट में, इन्वेस्ट कर सकती है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो मिनी रत्न है। ठीक है? यही 3 कैटेगरीज होती हैं और कोई कैटेगरी नहीं होती भारत सरकार की कंपनियों की। अब मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी नहीं है। भारतीय सीमेंट निगम, जिस टाइम पर यह सवाल पूछा गया है उस टाइम पर भारतीय सीमेंट निगम कोई महारत्न कंपनी नहीं है। पर अब आप जब 14 याद करके आओगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी, तो वो 14 याद करके आना, कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं है। बाकी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ये महारत्न कंपनीज हैं। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not classified as a central public sector enterprise? निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? यानी इनमें से कौन सी भारत सरकार की सरकारी कंपनियों का वर्गीकरण नहीं है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, मैक्रो रत्न, बताओ बेटा। सभी लोग बताएंगे। क्या बात है, पता चल गया ना? देखा, अब तुम्हें मालूम है कि महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है। सबसे बड़ी महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनी रत्न। महारत्न मतलब ऐसी कंपनी जो किसी प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि इनकम इतनी उसकी। नवरत्न जो 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर पाए। मिनी रत्न जो 500 करोड़ तक इन्वेस्ट कर पाए। और मैक्रो रत्न कुछ नहीं होता। ठीक है? तो आंसर हो गया डी। 3 ही वर्गीकरण है। लास्ट क्वेश्चन, which नवरत्न कंपनी is fondly called वाइजैक स्टील? किस नवरत्न कंपनी को प्यार से ठीक है, प्यार से वाइजैक स्टील कहा जाता है? जैसे तो कोई इंसान है। किस नवरत्न कंपनी को प्यार से वाइजैक स्टील या विजाग बोला हुआ है, यहां पे उसे वाइजैक पढ़ते हैं, वाइजैक स्टील कहा जाता है? बताओ भाई, कौन सी कंपनी को, कौन सी नवरत्न कंपनी को वाइजैक स्टील के नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताएंगे भाई, वाइजैक स्टील के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल, देखो शाबाश, कुछ लोग सही बोल रहे हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। हिंदी में स्टील को क्या बोलते हैं? इस्पात ही तो बोलते हैं। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है भाई, 1982 के फरवरी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, तो फरवरी 1982 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर यानी कहां पर स्थापित है ये? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का ही दूसरा नाम है वाइजैक। विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। विशाखापट्टनम कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर बच्चों? आंध्र प्रदेश में।
तो 1982 फरवरी में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। बाकी याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी इस्पात मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय के अंडर आती है, इस्पात मंत्रालय के अंडर आती है। ठीक है भाई, इस्पात मंत्रालय के अंडर आती है और इसी का नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसी को बोला जाता है वाइजैग स्टील, क्योंकि विशाखापट्टनम का दूसरा नाम क्या है, वाइजैग। याद रखना, विजाग नहीं, वाइजैग। बाकी विशाखापट्टनम का दूसरा नाम है, विशाखापट्टनम का दूसरा नाम। अन्य नाम या दूसरा नाम। ठीक है बच्चों। बाकी राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ये सब जानते हो ना। राउरकेला जर्मनी की मदद से, बोकारो अपना यूएसएसआर की मदद से। इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में है, बर्नपुर, मैंने बताया था तुम लोगों को पिछली क्लास में। तो ये अपना हो गया यहां पर खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस और लेके आऊं इसके, ताकि और ज्यादातर जो बढ़िया क्वेश्चन है वो हमारे हो जाएं, और क्या पता डायरेक्टली यहीं से चीजें फंसने लगे। तो भैया यहां पे अगला जो है या तो नेक्स्ट पार्ट आएगा या फिर कोई नया टॉपिक आएगा। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा कुछ मादी बालक, मैं एक बार साहिल सर को बताता हूं तेरी दिक्कत और वो वाटर मार्क वाली दिक्कत, ठीक है, इंद्रनील की। चलो बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। अंकुश, वो मनोहरपुर टोल है जयपुर के पास, थोड़ा दूरी पर, तो उसके पास में उसका गांव है, सुराना गांव है, वहां पर है वो कट्टा फैक्ट्री। ठीक है, चलो। सर स्टैटिक जीके याद कैसे करें? बेटा स्टैटिक जीके की क्लास में बताता हूं, मिलो 9:30 बजे मिलो, ठीक है, चलो।